वेलकम टू ए स्टूडेंट ट्रैवल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि क्या टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो कौन से देशों में हो सकता है, इसका तरीका क्या है, क्या यह प्रैक्टिकल है या नहीं, और अगर है तो इसमें खर्चा कितना आता है, क्या यह रिस्क हमको लेना चाहिए, वहाँ पर पीआर मिल जाती है, क्या वहाँ पर सेटल होना ईजी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टूरिस्ट को वर्क कन्वर्ट कराएं और काम भी ना मिले, पैसे भी वेस्ट हो जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी आते होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर इफ यू आर लुकिंग टू कन्वर्ट योर वीजा, देन व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, कि वह पॉसिबल भी है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो फिर उसके स्टेप्स क्या है, और आपको इसमें कितना टाइम लग सकता है, किन लोगों पे हो सकते हैं, क्या खर्चा आता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीजा कन्वर्जन के लिए जो वर्ल्ड वाइड लीडर था वो था पुर्तगाल। ओके, तो पुर्तगाल के अंदर जाके वीजा स्टेटस कन्वर्ट करवा सकते थे। पुर्तगाल का यही प्रोसेस सस्ता और फास्ट था। तो अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा जो है उसने डिक्लेयर करा है कि उसका जो एलएमआई वाला प्रोसेस है वो अब आप नहीं करवा सकते, यानी कि अगर कोई टूरिस्ट पर जाता है तो वह नहीं कर सकते हैं। उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, क्या वीजा कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अभी जो मैं समझाने वाली हूँ। कभी भी इन चीजों पर मत जाएं कि मैंने सुना है। आप इस चीज पर जाएं कि मैंने सुना है, मगर उसका सोर्स क्या है, लिक्विडिटी क्या है, बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। अगर पुर्तगाल में कोई टूरिस्ट वीजा पर पहुंचता है और स्टडी में जाता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई आप 3 साल की डिग्री करो, कोई 1 साल का डिप्लोमा जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, आप वो कर सकते हो, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ सके और आपकी स्किल भी बढ़ सके, और जो एक्चुअल में आपके काम भी आए। जब आपने पढ़ना ही है तो ऐसी चीज क्यों ना पढ़ी जाए जिससे आपका करियर सेटल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं। आर्टिकल के 88 आर्टिकल हो गया, 89 आर सस्पेंडेड। जो ये आर्टिकल है ये सस्पेंडेड हो चुके हैं, एक्चुअल में सस्पेंड नहीं किए गए हैं ये, उनको ओवरऑल किया गया है, यानी कि अब वो उस प्रोविजन में प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं जैसे होते थे। अब आपकी कोई फाइल लॉक नहीं हो सकती है। अगर आप ब्लू कलर जॉब पर जाते हो, अब आपका काम नहीं बनेगा। यह प्रोविजन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी ओपन है। आप स्टडी वीजा पर जाएं, उसके बाद अपने कोर्स पूरी करें। कोर्स पूरी करने के बाद वहीं से आपको जो है वो प्लेसमेंट मिल जाती है। अच्छी बात क्या है, जब आप कोर्स किसी रेपुटेटिव जगह से करते हो, यही कोर्स करने के बाद आपको वही जगह पर प्लेसमेंट भी मिल जाती है, कैंपस प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कोर्स आपने पूरा किया, प्लेसमेंट डन। वो डिपेंड करता है आपका कोर्स और स्किल कितनी डिमांड में है, आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। पहला एडवांटेज तो यही होता है पढ़ाई करने का। दूसरा यह होता है पढ़ाई करने का कि जब वहां से आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको वर्क वीजा के लिए जो है वो परमिशन मिल जाती है, और आपको काम करना अलाउड हो जाता है, चाहे आप स्टार्टिंग में नॉर्मल कैटेगरी में जॉब कर लीजिए अपने फील्ड से रिलेटेड ही, फिर आपका जो करियर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अ वेरी क्वालिटी इमिग्रेशन, कि जो पढ़ाई करके हमारे यहाँ पर आया है काम करेगा, ठीक है, नेचुरली ही वो अच्छा होगा, और वो थोड़ा बहुत हमारी लैंग्वेज भी सीख चुका होगा अब तक। और थोड़ा बहुत हमारे कल्चर को भी समझ चुका होगा। ये सारी चीजें जो होती है कंट्री के फेवर में आ जाती है। अगर आप किसी कंट्री में टूरिस्ट वीजा पर जाते हो और वहां जाके अपनी फाइल जो है वो लॉक करवा लेते हो और वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हो, तो ना कोई आप वहाँ पे लैंग्वेज सीखते हो, ना कोई आप कल्चर सीखते हो, तो इससे जो है ना डेमोग्राफी जो है वो इनबैलेंस होती है। तो डेमोग्राफी इनबैलेंस की वजह से इकोनॉमिक इनबैलेंस होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो प्रॉपर्टीज प्राइसेस है पुर्तगाल के अंदर, वो 50% से भी ज्यादा जंप करे हैं। कई एरिया में तो डबल से भी ज्यादा करे हैं। वहां पर एक लोकल आदमी की इतनी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। वहां की सरकार का एक ही टारगेट है कि अगर हमारे यहाँ का बंदा 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है तो उसके घर का जो रीच है, यानी कि उसकी जो सैलरी है वो उसके अंदर अंदर ही होना चाहिए, कि जिससे वो अपने टैक्स भी पे कर सके, ईएमआई भी पे कर सके, और आसानी से अपना खर्चा भी मेंटेन कर सके। उनकी जो सरकार का एक यही टारगेट होता है। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है और उसकी ईएमआई 50,000 से ऊपर चली जाती है, तो उनके लिए डिसबैलेंस हो जाता है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, जिसकी वजह से सरकारें भी गिर जाती हैं। बाहर के देशों में ये वो रीजन है जिसकी वजह से फ्लोटिंग को रोका गया है, और इकोनॉमिक मेन रीजन है। इसको हम डेमोग्राफी का भी नेचुरली रीजन दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल का भी दे सकते हैं। अब आपके
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कन्वर्ट हो सकता है और कैसे हो सकता है। यू विल हैव टू गो थ्रू और स्टडी वीज़ा विंडो, जिसके लिए आप एलिजिबल भी होने चाहिए। अब स्टडी वीज़ा इतनी इजीली कन्वर्ट नहीं होता है। अगर किसी ने 10th पास नहीं करी और वहां पर जाके वो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में फाइल करेगा तो कैसे पॉसिबल है। तो पहले आपको यहाँ से पता करना होगा कि आपका वहाँ पर कौन सा कोर्स हो सकता है और कितने टाइम का कोर्स हो सकता है, और वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी कंसल्टेंसी के साथ लिंक भी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेपर वर्क हो सके। मोस्टली ये सारा जो काम है यूनिवर्सिटी कर देती है। अगर आप इस सिरदर्द में नहीं पढ़ना चाहते तो यही सारा काम यूनिवर्सिटी आपको कराने में हेल्प करेगी। वही आपको रेफरेंस दे देगी, उन्हीं के थ्रू आपके पास काफ़ी सारा कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप वर्क वीज़ा की विंडो पर जा सकते हो। उसके बाद आपकी टीआरसी की विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब कन्वर्ट हो सकता है, हाँ, स्टडी में कन्वर्ट हो सकता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स का ही हो सकता है, हर एक का नहीं होगा। उसके बाद आपको वर्क परमिट की परमिशन मिलती है। उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट डाल सकते हो, जिसे टीआर या पीआर भी कहा जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। इसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कनाडा की या फिर अदर कोई भी कंट्री की जहाँ आपने जाना हो, तो सबसे पहले उस कंट्री को आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, उसके कल्चर को समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कोर्स चूज करना है। यूनिवर्सिटी मैच्योरिटी यही रहती है कि आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाती है वहीं से। अगर नहीं मिल पाती तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कंसल्टेंसी की भी हेल्प ले सकते हो। आप कंसल्टेंसी के थ्रू करते हैं तो वह सस्ता होता है थोड़ा सा, और वो आपकी प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। प्लेसमेंट आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करती है, तो कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिसकी वजह से जो है आपकी प्रोफाइल भी खराब हो जाए और पैसे भी खराब हो जाए। ये सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट चीज है कि इसमें कितना समय लगता है। देखिए, जब आप वहां पर स्टडी पर जाते हो, अपना इंटरेस्ट शो करते हो, एडमिशन ओपन के टाइम पर ही जाएं। अगर आप बिल्कुल मिड ऑफ दी सैम में जाकर वहां पर अप्रोच करेंगे तो शायद कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, और उस केस में आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में कोई प्राइवेट कोर्स करना पड़ेगा। फिर आप उसमें कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं ले पाओगे। फिर आपको 6 महीने वाले जो है डिप्लोमा कोर्स ही करने पड़ेंगे। उसमें आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाएंगे। उसमें जो है आपका खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक प्राइवेट पार्टी है, वो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। और इसमें इतना टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में सारा काम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स या कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो। ये तो हो गया स्टडी वीज़ा का। इसके बाद बात करते हैं वर्क वीज़ा वाली परमिशन की। वो भी 2 से 3 मंथ में आपका जो है सारा पेपर वर्क हो जाता है। फिर वहाँ पर आप रेगुलरली जो है टैक्स पे करते हो, एक अच्छे सिटीजन की तरह रहते हो, तो आप लगभग 1 से 2 साल के अंदर आपको जो है टीआर या पीआर मिल जाती है। 2 से 3 साल के अंदर आपको स्पेन के अंदर मिल जाती है। 1 से 2 साल के अंदर आपको पुर्तगाल के अंदर मिल जाती है। और 4-5 साल के अंदर अप्रोक्स इटली में। और अगर आप फ्रांस और जर्मनी में इंटरेस्टेड हो तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, कम से कम आपको 7 से 8 साल में मिलती है। ये सारे मैंने आपको एक अप्रोक्स हिंट दिए हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कि वीज़ा की जो है वो नॉर्मल सी फीस होती है, मतलब कि आप इसमें कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाने में। और ये आपसे 2 वेज में बिलिंग करते हैं, एक आपकी पूरी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपसे जो है वो हावरली वेज कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, यानी कि जो है वो घंटों के हिसाब से लेते हैं। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। सीधा सा एक पूरी सर्विस का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के पास जा रहे हो तो लगभग 1 साल का अप्रोक्स 6 लाख में प्रोफेशनल ठीक ठाक सा कोर्स हो जाता है। और अगर आप एक एडवांस आईटी फील्ड में जाते हो तो 8 लाख अप्रोक्स के अंदर हो जाता है, और 1 साल का। और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो थोड़ा सा और एक्सपेंस हो जाता है, 9 से 10 लाख अप्रोक्स के अंदर आपको 1 साल का कोर्स मिल जाता है। ये मैंने आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी की बताई है। इसके बाद अगर आप वर्क वीज़ा में एनरोल करते हो और आप एक लॉयर या कंसल्टेंट को हायर करते हो, तो उसमें जो भी आपकी सैलरी होती है वो, और प्लस, और उनका जो चार्ज हो गया प्लस टैक्स माना जाता है, जितनी भी आपकी सैलरी है, तो आपका खर्चा अप्रोक्स 2,000 से 3,000 जो है वो यूरो आ जाता है। अगर हम बात करें लो फर्म की तो उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।
उसमें आपको टीआरसी का नंबर आने लगेगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि 500 से लेके 1000 यूरो के बीच में टीआरसी प्लस लॉयर की फीस होगी। तो कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी की फीस हटाकर मेरे ख्याल से अप्रोक्स 78,000 यूरो में हो जाना चाहिए। हम यहाँ इंडिया में टग ऑफ वार खेलते रहते हैं लैंग्वेज के पीछे। बाहर ऐसा नहीं है, दे आर वेरी क्लियर इन देयर ऑब्जेक्टिव। उनको ये होता है कि अगर आपने हमारी कंट्री में रहना है तो हमारी कंट्री के कल्चर और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इससे आप लॉन्ग टर्म वहाँ पे रह सकते हो उस कंट्री में। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर उसके बावजूद भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं रह गए हैं तो आप हमें कमेंट में मेंशन करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।